तो वो सुबह 4 बजे उठे और उसके बाद बीजिंग एयरपोर्ट पे पहुंच के क्विकली हमने ब्रेकफास्ट किया और वेट की अपनी फ़्लाइट की। फ़्लाइट सुबह थोड़ी लेट थी बट दिन काफ़ी अच्छा था। फिर हम जिनिंग पहुंचे करीब 10 पौने 10 बजे दिन सुबह। और जिनिंग के कुछ नज़ारे, वहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है शहर से, तो वहाँ पहुँचने में करीब पौना घंटा लगा। और ये जिनिंग का रेलवे स्टेशन जहाँ मैं सबसे पहले गया अपने जिनिंग शहर चीन के चंघाई प्रोविंस में है। यहाँ पे 7 लाख लोग रहते हैं और ये मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बहुत अच्छा था। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने जगह-जगह अपने पोस्टर्स प्रोपेगेंडा के रूप में लगाए हुए थे, पर 2019 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थापना की 70वीं वर्षगांठ भी थी। एक रीज़न था लोगों के साथ कनेक्ट करने का, बताने का कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके लिए अब तक क्या किया। कि ये शहर किसी ने सुना भी नहीं था, फिर भी यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी बढ़िया है। ये जिनिंग का रेलवे स्टेशन। मुझे यहाँ एक दिन पहले जाना पड़ा क्योंकि टिकट आपको एजेंट नहीं प्रोवाइड करता, आपको स्टेशन पे खुद जाना पड़ता है पासपोर्ट के साथ, तभी आपको वहाँ टिकट दी जाती है। तो एक दिन पहले मुझे टिकट लेनी पड़ी और अगले दिन ही मेरी फिर ट्रेन थी, तो एक दिन पूरा एक दिन आपको जिनिंग में रुकना पड़ेगा। या काफ़ी लोग उस दिन देखा मैंने कि शायद छुट्टी की वजह से अपने गांव या अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी लोग थे स्टेशन पे उस दिन दोपहर के वक्त। धूप बहुत थी, मुझे अभी भी याद है, बहुत धूप थी। और पुलिस का अरेंजमेंट, और पुलिस तो आपको काफ़ी जगह दिखेगी। लोग यूनिफॉर्म में काफ़ी जगह दिखेंगे। चीन में आप जहाँ भी जाएंगे आपको काफ़ी लोग ऐसे दिखेंगे जो यूनिफॉर्म में होंगे। भीड़ भाड़ होने के बावजूद वहाँ पे लोगों को पेशेंस है, धैर्य है, लोग अपना टाइम लगाते हैं, काम होता है, सिस्टम है। अ, तो ये देख के अच्छा लगा। पुलिस, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी जगह है, तो आपको हर जगह पुलिस देखने को मिलेगी वहाँ पे। और रेलवे स्टेशन हमारे इंडिया ही जैसा है, बट एक सिस्टम है, आप हर कोई स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकता, और एक सिस्टम से पूरा काम किया जाता है, जो कि देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देख सकते हैं कि काफ़ी फैमिलीज थी वहाँ पे जो कि छुट्टी के कारण अपने ट्रेन पकड़ के घर जाना चाहते थे। ये वो स्टेशन का अंदर मैंने वहाँ फिल्म फोटोग्राफ लिया जहाँ पे टिकट मिल रही थी, काफ़ी रश था। ये मैं दिखाना चाहता था। ये एक होलसेल मार्केट है शायद जिनिंग में, जहाँ पे कि काफ़ी मसाले और ड्राइड फ्रूट का काम होता है, बट उस दिन शायद दोपहर को काफ़ी ज़्यादातर दुकानें बंद थी। बट एक तरह से एक ग्लिम्स मिलता है कि कैसे एक सिल्क रूट पे एक जो शहर है वो कैसा दिखता है, कैसा वहाँ क्या खाने को मिलता है और वहाँ लोग कैसे रहते हैं। जिनिंग एक मुस्लिम सिटी है, यहाँ ज़्यादातर लोग आप मुस्लिम हैं, और मीट बहुत ज़्यादा है। वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता, मैंने चेक किया था, वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं था उस टाइम। अगर था तो मेरे गेस्ट हाउस के पास नहीं था। दोपहर को थोड़ा कुछ खाने के बाद फिर मैं एक अपने गेस्ट हाउस के पास ही एक मॉस्क थी, वहाँ गया। ये मॉस्क बड़ी सुंदर है, बट देखने की बात यह है कि इसके इर्द गिर्द पूरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये मॉस्क, ये मस्जिद बिल्कुल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बीचों बीच है, जो कि देख के मुझे बड़ा अजीब लगा। ये बहुत सुंदर मॉस्क, मैंने काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किया। जिनिंग में बहुत सारे मॉस्क हैं, पर शायद ये मॉस्क उतनी पॉपुलर या फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट ज़्यादा नहीं था। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर दुकानें, करीब 80-80% दुकानें खाली थी, ऑक्यूपेंसी नहीं थी। बट
जैसे चाइना में होता है कि पैसा लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है और लोग वहाँ रहने और बिज़नेस करने के लिए बाद में आते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि चीन में बहुत सालों से, बहुत शताब्दियों से मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन चीन का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़े एरिया पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और गवर्न भी करती है। ये शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये फुटेज मैंने शाम को कैप्चर की थी। मैं वापस आया था। यहाँ पे इस वक़्त लोग नमाज़ के लिए आ रहे हैं। काफ़ी लोग जो अदा अज़ान के टाइम पे सुन के नमाज़ के लिए आते हैं। ये मस्जिद बहुत सुंदर है, पर मैं अंदर नहीं गया, किसी वजह से अंदर नहीं गया। बट मुझे बाहर से ही दिख रहा था कि किसी ने बड़ी अ, सोच के बहुत सुंदर मस्जिद बनाई है। बहुत बड़ी नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में या कहीं बहुत बड़ी-बड़ी मस्जिदें होती हैं, इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, बट ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसके इर्द-गिर्द है, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसा आर्किटेक्चर एक मस्जिद के इर्द-गिर्द मैंने कहीं अभी तक तो नहीं देखा, ये चीन में पहली बार मैंने देखा। फिर वहाँ पे ही इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर ही वहाँ एक मेला सा लगा हुआ था, जहाँ पे फूड के बहुत सारे दुकानें थी, लोगों ने सेल कर रहे थे, शायद कुछ ओकेजन था, मुझे पता नहीं। बट काफ़ी लोग उस दिन शाम को वहाँ आए हुए थे। अभी ठंड इतनी नहीं हुई थी। रात को तो काफ़ी ठंड थी ज़िनिंग में। बट काफ़ जहाँ ज़्यादातर खाने को नॉन वेजिटेरियन था। कुछ बिस्किट और केक्स मुझे ज़रूर दिखे, बट ज़्यादातर यहाँ पे खाने को नॉन वेजिटेरियन था। मैंने पिक्चर्स ली हैं, बट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोग कितने शौक से खाना खाते हैं चीन में और कितनी वैरायटी है खाने की। बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादातर खाना मीट बेस्ड था। मुझे वेजिटेरियन मिला, जो कि मैंने थोड़ी पिक्चर्स ली थी, जो मुझे कहीं अलग से ढूंढ के एक दुकान में किसी ने बताया कि हाँ, ये ब्रेड आप खा सकते हो और ये साथ में थोड़ा सा सोया सॉस जैसा कुछ था, वो मैंने खाया। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वाकई में चाइना में, खासकर जिनिंग जैसे एरिया में, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगी। और एक बात और, यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग, मुझे 1.5 दिन जहाँ मैं रहा, मुझे सिर्फ एक ही पर्सन मिला। मैं काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश करी। यहाँ मेरे को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कह सके कि मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी लोकल भाषा या मैंड्रिन में ही बात कर रहे थे। कुछ और मैंने फुटेज यहाँ पे रखी है। जिनिंग चिंघाई प्रोविंस का एक मेजर शहर है और ये बिल्कुल चीन के बीचों बीच लोकेटेड है। जो भी ट्रेन्स यूरोप जाती हैं वो इस प्रोविंस के थ्रू होके जाती हैं और यहाँ से मंगोलिया भी बहुत पास है। डिफरेंट तरह की सॉसेस। वहाँ का भी थोड़ा फिल्म बना है। काफ़ी लोग आए हुए थे उस दिन और इंजॉय कर रहे थे। इंडिया की तरह चाइना में भी लोगों को खाना अच्छा लगता है और वैरायटी भी बहुत है। मीट के हिसाब से, मीट अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। ये छोटे-छोटे स्टॉल थे दोनों तरफ से, लोग अंदर जाके बैठ भी सकते थे और खा सकते थे। दोनों तरफ से लोगों ने कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। ज़िनिंग की हाइट सी लेवल से 2200 मीटर है और यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं जिनको मंगोलिया या सिल्क रूट देखने का शौक है, या फिर वो ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तिब्बत लासा की तरफ। ये केएफसी जैसा एक रेस्टोरेंट था, बट यहाँ पे भी मैंने जब मेन्यू चेक किया तो सब कुछ मीट था। कोई भी वेजिटेरियन सैंडविच या बर्गर ऐसा कुछ नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगा कि जिनिंग में काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट भी था, जो कि इनका डोमेस्टिक टूरिस्ट था, जो कि जिनिंग देखना चाहता था और यहाँ का अलग एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर को एंजॉय करना चाहता था।
अगर आप यहाँ पे जो डिश स्टॉल्स पे रखी हुई हैं आप उनको पहचानते हैं या जानते हैं उनके बारे में, तो मुझे उसके बारे में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये मेरा वेजिटेरियन डिनर था उस दिन का, जो कि मुझे एक नीचे वेजिटेरियन शॉप में मिल गया। उसके बाद वहाँ मॉल से थोड़ी ही दूर में एक और बड़ी मॉस्क है, जो कि वहाँ की मेन मॉस्क है। मैं उस तरफ चला गया। ये कुछ फुटेज है जो कि मैं जब वॉक कर रहा था तो वहाँ आसपास के शहर का वीडियो है। जो ये वो मेन मॉस्क है। चीन में हर टेम्पल मॉस्क के बाहर उनका राष्ट्रीय ध्वज होता है, नेशनल फ्लैग होता है। ये एक प्रोटोकॉल है। ये मॉस्क बहुत सुंदर है। मैं इसके अंदर गया और बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर डिज़ाइन इस मॉस्क का, जो कि शायद एक तरह से मंगोल आर्किटेक्चर से प्रभावित है। ऐसा ये डिज़ाइन बहुत अलग है जो कि हमने शायद साउथ एशिया में देखा है। वीडियो कैमरास मॉस्क के काफ़ी जगह थे, मैंने नोटिस किया। अनफॉर्चुनेटली मैं साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यहाँ बहुत ब्यूटीफुल अजान हुई उस वक़्त, जो कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोकल टूरिस्ट हैं जो कि वहाँ आर्किटेक्चर और कल्चर को एंजॉय करने के लिए आया हुआ है। ये लोग शायद अपनी छुट्टियों पे ज़ीनिंग आए हुए थे, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल फैमिली जैसे इंडिया में हम देखते हैं लोग ट्रैवल करते हैं एज अ टूरिस्ट, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर चीन में भी है। ये लोग तैयारी कर रहे हैं नमाज की, शाम की नमाज की, और धीरे धीरे लोगों को पीछे किया जा रहा है, और कोई एरिया एलोकेटेड है जहाँ पे लोग आके नमाज अदा कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा था कि काफ़ी लोग उस वक्त आ रहे थे ऊपर मस्जिद में नमाज अदा करने शाम की। ये वहाँ के लोकल लोग हैं, इनके वेशभूषा से हमें पता लगता है कि वो लोकल हैं। जिस तरह से उन्होंने टोपी डाल रखी है वो बहुत लोकल ड्रेस है वहाँ चंघाई प्रोविंस की। राष्ट्र ध्वज आपको हर जगह चाइना में मिलेगा। अ, ये कुछ मैंने फुटेज ली थी वहाँ मस्जिद के बाहर स्ट्रीट की। एक अलग सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शहर में हैं जो जहाँ पे बहुत व्यापार होता है, जहाँ का सामान दूसरे शहरों में जाता है और दूसरे शहरों का सामान यहाँ बिकने के लिए आता है। बड़ा अजीब, ये एक तरह से बहुत अलग शहर दिखता है। यहाँ से फिर मैं अपने होटल के लिए चला गया। इस गली के अंदर काफ़ी दुकानें थी मीट की और बुचर शॉप्स थी, और ये वो मॉल जहाँ मैं पहले भी गया था, ये मेरे गेस्ट हाउस के बहुत पास था, इसलिए मैं दोबारा इस जगह गया। थोड़ा सा मैंने और देखा खाने पीने का क्या हिसाब है। बहुत रेस्टोरेंट्स थे ऊपर, और जो कि इतने भरे तो नहीं थे, बट वैरायटी बहुत थी। जापानीज फूड था वहाँ पे,
चीन का अपना लोकल फूड था। इंडियन रेस्टोरेंट मुझे वहाँ नहीं दिखा। ये मेरा डिनर भी था शाम को। फ्रूट्स, कुछ तस्वीरें शाम की। तो अगले दिन दोपहर की तरफ So we did the security test earlier. It was rather very quick. I'm really happy about that. Also, the taxi driver was very nice. She made sure that I do not have to walk too much with my stuff. And now this is the Zing railway station, and then I need to look which platform is my train coming and what status. Yeah, so platform number 2, the bottom one. And for check, I need to go to 82. Yeah, so I'll cut this for now and look for the places. A2, I think, yeah, A2 is over there. Can you see it? Yeah. So we have to wait over here till our train number appears over here. Just look, she's shouting. This is really normal. They have these loudspeakers and they keep calling, telling people, giving direction. जीनिंग से मेरी ट्रेन दोपहर के 2 बजे से थी, जो कि अगले दिन सुबह 11 बजे उसको लासा पहुंचना था। करीब 19-20 घंटे का सफर था। Of the Communist Party in China, celebrations about it. इंडिया की ही तरह चाइना में भी लोग ऊंचा बात करते हैं, थोड़ा शोर ज़्यादा होता है, जैसा आप देख सकते हैं। ये लाइन अब लगी है नीचे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन का समय हो गया है। 2:01 की ट्रेन थी और सब लोग कतार में खड़े हो जाते हैं और फिर नीचे प्लेटफॉर्म एक-एक करके टिकट चेक होती है और फिर आप नीचे जाते हैं। ये ट्रेन है। अब मैंने अपना सामान इसमें रख दिया था और उसके बाद मैं कुछ वीडियो यहाँ बनाया। ये जो टीटी जैसे शख्स आपको दिख रहे हैं कैबिन के बाहर, ये पूरे रास्ते हमारे साथ थे और देखिए कैसे खड़े हैं। ये एक तरह से सोल्जर की तरह अपने वैगन के बाहर खड़ा है और यही टिकट चेक करता है, यही आपसे आपके पासपोर्ट वगैरह की। और लीजिए, हमारा जिनिंग से ल्हासा का सफ़र शुरू हो गया है। बहुत सुंदर नज़ारे। सारा टाइम जो मैंने देखे दोपहर को, शाम को और सुबह उठ के, वो मैं सब आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो में ये ट्रेन इतनी हाइट पे जाती है रास्ते में कि ऑक्सीजन मास्क आपके बर्थ के साथ लगाए हुए होते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप वो ऑक्सीजन मास्क की यूज़ कर सकते हैं। मैं सो गया था, पर ये अगले दिन सुबह जो मैं उठा, करीब सुबह 5 बजे का ये दृश्य है। बहुत सुंदर। और 5 बजे के बाद ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई टाइम नहीं आया जहाँ मैं बोर हो गया, क्योंकि सारा ही दृश्य बहुत सीनिक था, बहुत ब्यूटीफुल था। अगर भविष्य में जैसे लोग कहते हैं कि पानी की कमी है, पानी कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है तिब्बत, जहाँ इतना पानी मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इतना पानी, इतनी लेक्स, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पानी
बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा है, जबकि वो फिर भी डेजर्ट एरिया है।那个不是什么是吧？他萌萌给你好像没给吧？3块钱，不好上，票的时候。我票的时候啊，3块钱给你了吗？我就以前给了你。他给你给了没有？对。你找的是不是还有找3块钱？了。给的0钱是吧？直接给你找是吧？那给我总算给我说的给你。जब आप इतनी ऊंचाई पे ट्रेन में सफ़र करते हैं और आपको वाकई में ये लगता है कि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना ध्यान दिया है और वाकई में वो बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत ज़बरदस्त। इतनी हाइट पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग करके ख़त्म करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 那取下车就跟往这边走。行，佢賺人台度啊！800多啊？有我是什麼現在這個？你唔仲有產啊？唔有產我哋。得咯，800我。ये लासा से पहले एक स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन कुछ मिनट के लिए रुकी, बट वैगन बिल्कुल बंद थे, किसी को उतरने नहीं दिया गया जब तक कि उसने टिकट नहीं दिखाई कि वो यहाँ उतर सकता है। बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग थी कि कौन प्लेटफॉर्म पे उतरेगा, कौन चढ़ सकता है यहाँ से। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने ली हैं जो कि बिल्कुल लासा पहुँचने से पहले की हैं। बहुत सुंदर मुझे लगा, तो मैं आपके साथ वो फोटोग्राफ्स शेयर कर रहा हूँ। ये काफ़ी ग्रीन हो जाता है लासा से कुछ कुछ किलोमीटर पहले। पूरा जगह ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो लासा के साथ एक ट्रिब्यूटरी के रूप में गुजरती है, और लासा हम पहुंच गए फाइनली।
24 घंटे के करीब 24 घंटे की सफ़र की थकावट तो ज़रूर है, बट लासा पहुंचने की खुशी भी।